हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ की एसएसटी सामाजिक बुक का सेकेंड चैप्टर, जिसका नेम है आपका दक्कन एवं भारत का प्रारंभिक इतिहास। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। लेट्स बिगिन द चैप्टर। पाषाण युग के बाद दक्कन तथा दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति विकसित हुई और इस संस्कृति के दो प्रमुख तत्व हैं। पहला, लोहे का प्रयोग तथा दूसरा, काले तथा लाल रंग के मिट्टी के पात्र। महापाषाण संस्कृति की जानकारी के दो प्रमुख स्रोत, पहला कब्रों में पाई गई वस्तुएं और दूसरा तत्कालीन निवासियों के घर। संबंध में कुछ जानकारी तमिल साहित्य से भी मिलती है। दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी तथा मास्की, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और चेलाश्वरम तथा पेचम्पार एवं तमिलनाडु में अमृतमंगलम, सनूर तथा पुन्नपुर आदि स्थानों पर महापाषाण संस्कृति के स्थल पाए गए हैं। महाराष्ट्र में हल्पा, टकलघाट, नैकुंड तथा महोरिक्षरी स्थानों पर महापाषाण युगीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। लोहे की खोज ने मानव सभ्यता को ही बदल दिया। वायुयान, रेल, कार और मशीनें बन जाने से सभ्यता एवं संस्कृति का विकास भी तेजी से हुआ और भारत में लोहे का प्रयोग 1600 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ था और भारत के लोग लोहे से खेती के औजार, घर के उपयोग के लिए बर्तन तथा औजार आदि बनाते थे। दक्षिण भारत में लोहे का उपयोग सबसे पहले किया गया और यहाँ लोहे का प्रयोग करने वाले लोग महापाषाणीय लोग कहलाते थे। दक्षिण भारत में महापाषाणीय संस्कृति का प्रारंभ 1100 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इस सभ्यता के लोग मृतकों को भूमि में दफनाकर उस स्थान पर विशाल पत्थरों का घेरा बना देते थे। महापाषाण कालीन सभ्यता महापाषाण में महाराष्ट्र में महापाषाण कालीन अवशेष खापा, टकलघाट, नाईकुंड तथा माहोरझरी स्थानों पर प्राप्त हुए हैं और दक्षिण भारत में इनके अवशेष ब्रह्मगिरी, मस्की, हल्लूर तथा हरदनहल्ली नामक स्थानों में पाए गए हैं। मृतकों की कब्रों पर मकबरा बनाना तथा उस स्थान पर स्मृति के रूप में एक शिला खड़ी करने की जो परंपरा है वह आज भी प्रचलित है। प्रारंभ में महापाषाण सभ्यता के लोग शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते थे। इस कार्य के लिए इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था, अतः वे खानाबदोश का जीवन व्यतीत करते थे और इनमें शवों को दफनाने की प्रथा थी और बाद में ये स्थायी आवास बनाकर एक ही स्थान पर रहकर खेती करने लगे थे। कृषि के साथ साथ पशुपालन का व्यवसाय भी करने लगे और इन्हें घोड़े पालने और घुड़सवारी करने का भी बड़ा शौक था। महापाषाण कालीन के लोग लोहे के औजार और हथियार बनाते थे तथा उनका दैनिक जीवन में उपयोग करते थे और ये लोग हल, कुल्हाड़ी, हंसिया तथा हथौड़ा आदि यंत्रों का प्रयोग खेती करने में करते थे। इन्हें छुरा, भाला, चाकू, तलवार और त्रिशूल बनाना और उनका उपयोग करना भी आता था और इन सभी हथियारों के अवशेष खुदाई में प्राप्त हुए थे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का होता है। भाषा एवं संस्कृति की बात करें तो महापाषाण कालीन लोग प्राचीन इलम से संबंधित थे और ये लोग उत्तरी इराक की पहाड़ी से अनेक दिशाओं में फैले हुए थे। इनकी भाषा प्रोटो द्रविड़ थी और भारत में इन्होंने एक अच्छी संस्कृति का विकास किया जो बाद में सातवाहन संस्कृति का अक्षर बनी और इससे पता चलता है कि मराठों, कन्नड़ों, तेलुगु तथा तमिलों के पूर्वज महापाषाण कालीन लोग थे। धर्म एवं विश्वास की बात करें तो महापाषाण कालीन के लोग मरुगन देवता की पूजा करते थे। महापाषाण युगीन लोग घोड़ों के शौकीन थे। जैसा कि इनकी कब्रगाहों के निकट पाए गए घोड़ों के अवशेषों से सिद्धांत सिद्ध होता है कि इससे पता चलता है कि ये लोग घोड़ों को भी रस्मों और अनुष्ठानों से ही दफनाते थे। महापाषाण संस्कृति के अंतिम चरण में दक्षिण भारत में चाल, चेर तथा पांड्य राज्य स्थापित हुए और अशोक के अभिलेखों तथा मेगास्थनीज और रोम इतिहासकारों के विवरणों से इन राज्यों के संदर्भ मिलते हैं। चोल, पांड्य और चेर राज्य
चोल साम्राज्य की स्थापना पेन्नार नदी के दक्षिण में की गई थी और चोल शासक बहुत लंबे समय तक पल्लव, चालुक्य और राष्ट्रकूट शासकों के जागीरदारों के रूप में उन्हीं के अधीन शासन करते रहे। और ईसा की 9वीं शताब्दी में चोल वंश एक महान शक्ति बनकर सामने आया तथा धीरे धीरे चोलों ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया जो श्रीलंका से लेकर जावा और सुमात्रा तक फैला था। इन शासकों में राजराजा राजा तथा राजेंद्र चोल सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। कावेरी पट्टिनम चोल साम्राज्य की राजधानी थी। उरय उरैयूर इस साम्राज्य का व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से कपास का व्यापार किया जाता था। और पांड्यों का साम्राज्य तमिलनाडु में स्थित था। इसमें तिरुनेलवेली, रामनाड और मदुरै थी। और इस वंश का सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक नेडू नेडुंचलियन हुआ है। और चेर शासकों को केरलपुर कहा जाता था और इन्होंने केरल तथा तमिलनाडु के कुछ भागों में अपना राज्य स्थापित कर लिया था। और इस राज्य वंश के प्रारंभिक शासकों के विषय में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। और ये देखिए राजेंद्र चोल का ये प्रतिमा है। ये उनकी यहाँ पर आपको चित्र दिखाया हुआ है। और सेनगुट वन चेर वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। सातवाहन वंश की बात करते हैं। उत्तर भारत में जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ उसके तुरंत बाद दक्षिण भारत में सातवाहनों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया और इस राज्य की राजधानी महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान नामक स्थान पर थी। और सातवाहन शासकों ने इस क्षेत्र में लगभग 400 वर्ष तक शासन किया। और सातवाहन राजाओं के महान सम्राटों में गौतमी पुत्र सातकर्णी बड़ा विख्यात हुआ है। और इसके साम्राज्य का विस्तार आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान के कुछ भागों तक फैला था। और उत्तर की संस्कृति इसी राज्य साम्राज्य के माध्यम से दक्षिण तक पहुंचती थी। और अतः यह साम्राज्य उत्तर और दक्षिण के मध्य सेतु बना रहा। और सातवाहन काल में व्यापार ने बहुत प्रगति की और सातवाहन शासकों को पास विशाल जहाजी बेड़ा था। और ये जहाजों द्वारा पूर्वी और पश्चिम देशों के साथ व्यापार करते थे। और इन्होंने रोम के लोगों के साथ भी व्यापारिक संबंध स्थापित करके व्यापार को उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया था। आप देख सकते हैं अमरावती का स्तूप इस तरह का था, पहुंचा दिया। और इन्होंने सातवाहन शासक काल कला प्रेमी थे और इन्होंने अनेक बौद्ध मंदिर, चैत्य मठ और विहार बनवाए। अमरावती का स्तूप आज भी बहुत प्रसिद्ध है जो कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है। मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप का भव्य प्रवेश द्वार भी इन्हीं शासकों द्वारा ही बनवाया गया था। दक्षिण भारत के लोगों का जीवन किस प्रकार का होता था? दक्षिण भारत धरातलीय रचना की दृष्टि से 5 भागों में बटा था और प्रत्येक क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों ने यहाँ भिन्न भिन्न जीवन शैलियों को जन्म दिया। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था और लोग लोहे के हल से खेतों को जोतते थे। और यहाँ खेती में चावल, गन्ना, फल, मसाले तथा दालें उगाई जाती थी। और यहाँ उद्योग और व्यापार भी उन्नत दशा में थे। और इस भाग से मोती, मूल्यवान पत्थर, गरम मसाले, कपड़ा, लकड़ी, हाथी दांत आदि वस्तुएं पश्चिमी देशों को भेजी जाती थी। और रोम के व्यापारी यहाँ सीसा, जस्ता, शराब, आभूषण, चीनी मिट्टी के बर्तन, सोने तथा चांदी के सिक्के लाते थे। और रोमन काल के सोने के सिक्के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मिले हैं। शासन प्रबंध का केंद्र राजा होता था और वह सहायकों के द्वारा शासन प्रबंध चलाता था। राजा को परामर्श देने के लिए सभा होती थी। और दक्षिण भारत के लोग ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। यहाँ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी प्रचलन था। यहाँ के लोग वैदिक पूजा पद्धति का प्रयोग करते थे। और मुरुगन या कार्तिकेय इस क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय देवता माने जाते थे। और युद्ध में वीर गति पाने वाले योद्धाओं को विशेष सम्मान दिया जाता था। उनकी याद में शिला स्मारक बनवाए जाते थे। दक्षिण भारत के शासकों द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में साम्राज्य कर लेने के कारण भारतीय संस्कृति का यहाँ खूब प्रचार और प्रसार हुआ। भारतीय धर्म, संस्कृत और भाषा और भारतीय नाम इस क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हो गए।
और इन देशों में रामायण और महाभारत के पठन पाठन पर विशेष ध्यान दिया गया। और जावा में बोरोबुदुर को बौद्ध स्तूप तथा कंबोडिया का अंकोर वाट का विष्णु मंदिर आज भी दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में विद्यमान है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका सेकेंड चैप्टर, जो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।